बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्लॉज और फ्रेज सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमने कंप्लीट किया था। उम्मीद है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो है वो हम आगे जो क्लॉजेज हैं उसके बारे में बात करेंगे कि क्लॉजेज जो हैं वो कितनी टाइप्स की होती हैं। एक है उसकी डिफरेंट काइंड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर एंड अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन। दोनों चीज़ों में फ़र्क होगा। तो हम यहाँ पर बात करते हैं क्लॉजेज जो है वो कितनी किस्म की होंगी। तो इसमें आप लोग पहले नोट करेंगे और इसी तरीके से डायग्राम वगैरह बना लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पहला ये है कि क्लॉज, there are two types of clauses. There are two types of clauses. Number one, main clause. Number one, main clause. And number two, that is subordinate clause. हमारे पास दो किस्म की क्लॉजेज होती हैं, एक मेन क्लॉज कहलाएगी और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगी। अब इस चीज में फर्क क्या होगा कि मेन क्लॉज क्या है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। लास्ट वीडियो में हमने ये बताया था कि क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो यहां पर क्या होगा कि इन दोनों में, क्योंकि ये क्लॉज है तो क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो दोनों में मौजूद होगा, ये तो क्लियर है। अब इसमें यह होता है कि जैसे मैंने ये मार्कर की मिसाल दी थी और कहा था कि मार्कर को अगर अलग कर दे तो ये कंप्लीट मीनिंग उस तरीके से तो देगा, ये आपको मीनिंग तो दे रहा है, राइटिंग का पर्पस तो पूरा कर रहा है, बट देयर इज सम डिफरेंस इन कन्वेइंग द मीनिंग। ठीक हो गया? और वो कैसे आएगा अब यहां पर आप देख लें कि मेन क्लॉज जो है इसके मुतालिक आप लिखेंगे इट कैन stand as complete sense। इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा और ये इट कैन स्टैंड एज कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग दे सकता है, एक पूरा स्ट्रक्चर बन सकता है, पूरा सेंटेंस बन सकता है। बट ऑन द अदर हैंड वी हैव सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज इट कैन not give complete meaning without main clause। मेन क्लॉज अगर नहीं होगा इसके साथ तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी सूरत कंप्लीट मीनिंग नहीं देगी। मीनिंग तो देगी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो इसमें होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब तक इसके साथ मेन क्लॉज ना आए तब तक इसका मीनिंग क्लियर नहीं होगा। ये डिफरेंस आप लोगों ने समझना है कि मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब इसका मतलब ये है कि अगर ये मेन क्लॉज है और ये एक कंप्लीट सेंस दे सकती है, कंप्लीट मीनिंग बता सकती है और इट कैन स्टैंड एज अ कंप्लीट सेंटेंस, दैट मीन्स दैट दिस मेन क्लॉज इज principal clause, second name principal clause, third name independent clause। main clause, second name principal clause, third name आपके पास क्या बनेगा? independent clause। ठीक हो गया? तो इसको किसी की जरूरत नहीं है, ये आजाद है और इसको अगर अलग कर भी दे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद मुख्तार जिसको आप कहते हैं। दूसरी तरफ सबऑर्डिनेट क्लॉज है, मैंने ये कहा कि इट कैन नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग अंटिल इट इज अटैच्ड विद द मेन क्लॉज। अब इस बात का क्या मतलब होगा कि अगर ये डिपेंड करता है किसी चीज पे तो ये सबऑर्डिनेट जो है इसका दूसरा नाम क्या बनेगा? इट इज डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक हो गया? डिपेंडेंट क्लॉज ये कहलाएगी और इसके मुतालिक दूसरी इंफॉर्मेशन जो है वो आप लिखेंगे कि यही जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये इसकी डेफिनेशन है। यही सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है इसकी फर्दर कैटेगरीज बनती हैं, जबकि मेन क्लॉज की कोई कैटेगरी नहीं होती। मेन क्लॉज जो है वो आजाद खुद मुख्तार है, इसके कोई मुख्तलिफ नाम नहीं है, इट इज ओनली वन। ठीक हो गया? उसके बाद आपके पास जो सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं इसकी डिफरेंट टाइप्स बनती हैं। इसकी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं? नंबर वन आपके पास है नाउन क्लॉज,
उसके बाद आपके पास है एडजेक्टिव क्लॉज, और थर्ड आपके पास है एडवर्ब क्लॉज। ये तीन टाइप की जो आपके पास क्लॉजेज हैं, ये तीनों जो हैं वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज की टाइप्स हैं, मेन क्लॉज की कोई टाइप नहीं होती। तो यहां तक आपके पास इंफॉर्मेशन ये क्लियर होनी चाहिए, और वो ये है कि आपके पास क्लॉज जो है वो दो टाइप्स की होंगी, एक मेन क्लॉज कहलाएगी, जबकि दूसरी जो है वो आपके पास सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगी। और सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो फर्दर तीन हिस्सों में डिवाइड होती है, तीन कैटेगरीज में। नंबर वन आपके पास नाउन क्लॉज है, उसके बाद एडजेक्टिव क्लॉज है, और उसके बाद आपके पास एडवर्ब क्लॉज है। ठीक हो गया। अब साथ में इंफॉर्मेशन क्या है कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज इट कैन नॉट गिव कंप्लीट सेंस, इट कैन नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग अनटिल इट हैज अ मेन क्लॉज विद इट। ठीक हो गया। जब तक इसके साथ मेन क्लॉज है तो ये अपना मीनिंग क्लियर कर सकती है, लेकिन अगर इसको मेन सेंटेंस में से जो आपके पास जो मेन क्लॉज थी या प्रिंसिपल क्लॉज थी, या उसके अलावा तीसरा नाम इसका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अगर उसको हटा दिया जाए तो फिर ये अपना मीनिंग क्लियर नहीं देगी। ठीक हो गया। तो ये चीज आपने समझनी है, और इसके साथ ही एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है वो भी आप लोग लिख लेंगे, और वो क्या है, these clauses are used in complex sentence। ये इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है, ये बाद में आपको काम आएगी, और वो ये है कि these clauses are used in complex sentences। complex sentence जहां बनाए जाते हैं वहां पर यूज होती है, ये सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस में यूज नहीं होती। इस क्लॉज का मकसद जो है वो सेंटेंस का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना या फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए यूज की जाती हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। पहले ये देख लेते हैं मेन क्लॉज और जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, इन दोनों का आपस में डिफरेंस क्या है, इसकी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वो क्या बनेगी। जी बच्चों, तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल, ही was reading while his mother called him। अब ये आपके पास सेंटेंस है, और इसमें हम लोग बनाएंगे कि डिफरेंट क्लॉजेस कैसे हैं। तो सबसे पहला काम, हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये स्ट्रक्चर का मैं बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं वो स्ट्रक्चर को समझते नहीं हैं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो है वो बार बार क्यों कहा जाता है। वो इस तरह से कि आपको आसानी हो जाएगी कि आप किस तरीके से क्लॉज जो है वो अलग कर सकते हैं। यहां पर ही वॉज रीडिंग, यहां पे एक्शन परफॉर्म करने वाला कौन है, यहां पर आ जाएगा ही, ये आपके पास सब्जेक्ट है। वॉज रीडिंग ये आपके पास वर्ब यानी कि प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, क्लॉज। ये आपके पास एक क्लॉज होगी। उसके बाद दूसरी क्लॉज इसी सेंटेंस में देखें, हिज मदर, ये आपके पास सब्जेक्ट था। उसके बाद इसी सब्जेक्ट का एक एक्शन है, वो है कॉल्ड का, तो हम इसका ऑब्जेक्ट भी साथ मिला लेते हैं, कॉल्ड हिम, ये इसका बन जाएगा प्रेडिकेट। और ये मैं कंप्लीट लिख देता हूं अगर किसी को पता ना लगे तो। ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। अब आपके पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके आपस में क्या बनाते हैं, क्लॉज बनाते हैं। अब आपके पास दो क्लॉजेस तो यहां पर मौजूद हैं। समझने की बात यह है कि क्या दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों मेन क्लॉज हैं, या इनमें से एक मेन क्लॉज है और दूसरी डिपेंड करती है उसके ऊपर। यहां पर देखें, मेन क्लॉज के मुतालिक मैंने क्या बताया था कि इट कैन स्टैंड एज अ कंप्लीट सेंटेंस। इस जगह पे अगर मैं इसको कट लगाता हूं, ही वॉज रीडिंग, दैट इज अ कंप्लीट सेंस। ही वॉज रीडिंग, वो पढ़ रहा था, बात खत्म होगी, ये तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहां लिखा हुआ है व्हाई हिज मदर कॉल्ड हिम।
जब मैं ये कहता हूं हिज मदर कॉल्ड हिम, लेकिन उससे पहले एक वर्ड लगा हुआ और वो है व्हाइल, दैट मेक्स इट डिपेंडेंट क्लॉज। रीजन क्या है कि अगर मैं इसको पढ़ता हूं कि व्हाइल हिज मदर कॉल्ड हिम, ये जो वर्ड है इसको आप सेपरेट इससे नहीं कर सकते, ये इसके साथ ही रहेगा। तो व्हाइल हिज मदर कॉल्ड हिम, कि जब उसकी मां ने उसको पुकारा, व्हाट वाज द रिजल्ट, तो ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकता। इस वजह से इसको कहते हैं कि ये आपके पास बन जाएगी मेन क्लॉज, क्योंकि इसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए। जबकि यहां जब लिखा गया है कि व्हाइल हिज मदर कॉल्ड हिम, तो यहां पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी मौजूद है, सब कुछ है, कंप्लीट क्लॉज है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इट डिपेंड्स अपॉन द मेन क्लॉज, सो दिस इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर डिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर हो गया? मेरा ख्याल है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल एक और इस तरह देता हूं, बिफोर वी रीच्ड देयर they had left। अब ये आपके पास सेंटेंस है कि बिफोर वी रीच्ड देयर दे हैड लेफ्ट। अब इस सेंटेंस में दोबारा से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, और स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना है आपने कि स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास है वर्ड वी, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं रीच्ड देयर, ये आपके पास हो गया प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। उसके बाद है दे हैड लेफ्ट, तो दे हैड लेफ्ट में दे जो है वो आपके पास सब्जेक्ट है और हैड लेफ्ट जो है वो प्रेडिकेट है। दे बोथ मेक क्लॉज, ये आपके पास एक क्लॉज हो गया, और ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है ये भी मिलके क्या बना देते हैं, क्लॉज। अब इस सेंटेंस को अगर गौर से देखें तो हमारे पास दे हैड लेफ्ट, ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसको किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन की, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की, डिटेलिंग की जरूरत नहीं है, ये कंप्लीट सेंटेंस बन सकता है। दे हैड लेफ्ट, तो आप इसको कह देंगे कि ये मेन क्लॉज है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए, बिफोर वी रीच देयर, दिस वर्ड बिफोर, दैट मेक्स इट अ डिपेंडेंट वन। बिफोर वी रीच देयर, जब हम वहां पहुंचे, देन व्हाट, अब सेंटेंस से तो आपने यहां से इसको अलग कर दिया। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये इनकम्प्लीट मैसेज है, दो इट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, बट स्टिल इट इज डिपेंडेंट अपॉन द मेन क्लॉज, सो वी कॉल दिस क्लॉज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। जी, ये इंफॉर्मेशन थी, उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम जो है वो इसकी फर्दर कैटेगरीज उनके मुतालिक बात करेंगे, लेकिन एक बार मैं रिव्यू कर दूं कि वो सारी बातें जो मैंने की हैं वो क्या हैं, एक दफा फिर से गौर से सुन लें। इस वीडियो में पहली बात की गई है टाइप्स ऑफ क्लॉजेस की। टाइप्स ऑफ क्लॉजेस में हमारे पास दो टाइप्स थी, नंबर वन मेन क्लॉज एंड अदर इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज के ही डिफरेंट नाम हैं, जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि मेन क्लॉज जो है इसका सब्जेक्ट भी होगा, प्रेडिकेट भी होगा, बट इट हैज द एबिलिटी टू स्टैंड एज अ कंप्लीट सेंस, और इट कैन कन्वे अ कंप्लीट मैसेज, इट कैन कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग। ठीक हो गया, अगर उसको सेंटेंस से अलग कर भी दिया जाए तो। दूसरे नंबर पे जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अ सबऑर्डिनेट क्लॉज मे हैव और डेफिनेटली हैव अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, बट इट डिपेंड्स अपॉन द मेन क्लॉज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग और टू कन्वे इट्स फुल मीनिंग। ये है डिपेंडेंस। ठीक हो गया, तो आपके पास जो डिपेंडेंट क्लॉज है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वो डिपेंड करती है मेन क्लॉज पे, और अगर इसको सेंटेंस से अलग कर दिया जाए तो ये इनकम्प्लीट मैसेज होगा, कंप्लीट मैसेज नहीं हो सकता, और अगर कंप्लीट मैसेज ना हो तो देन इट कैन नॉट स्टैंड एज अ कंप्लीट सेंटेंस। सो
There are the examples. And he was reading while his mother called him. He was reading while his mother called him. In this sentence, we have subject and predicate, he and was reading. He is the subject, was reading, predicate. If we separate these words, it can give a complete sense. It is a complete sentence. So we call it a main clause. And the rest of the words, they have their subject and predicate, but this word while, that makes it dependent. These words depend upon this main clause to give the complete meaning. If we separate this part of the sentence from the main sentence, it cannot complete its meaning. So we call it subordinate clause, that is dependent clause. In second example, we have before we reached there, they had left. Before we reached there, they had left. In this part of sentence, we have we as a subject and reach there as predicate. They become a clause. But this word before, that makes it dependent upon this one, the main clause. So we call it subordinate clause. And why subordinate clause? Because if we say before we reach there, that is not a complete sense. That is not a complete meaning. So this is dependent clause or incomplete clause, or we can say that subordinate clause, incomplete meaning, sorry. They had left. If we separate this part of sentence from the main sentence, it can give its complete meaning. It can stand as a complete sentence. So this part of sentence is called main clause. मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, और कोशिश करें कि इस तरह की एग्जांपल्स जो हैं वो आप खुद से प्रैक्टिस करें, और अगर आपको इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो आप मुझसे फर्दर पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। अब हम बल्कि स्टार्ट कर देते हैं, इसी वीडियो में कंप्लीट करते हैं, और वो ये है कि आपकी जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं उनमें आप कैसे जो है वो डिफरेंट जो इसकी कैटेगरीज हैं, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, वो कैसे बनेंगे उसी के मुतालिक हम बात कर लेते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लें और हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। जी बच्चों, तो बिफोर मूविंग ऑन टू आवर categories, first we discuss the first category, the noun clause. अब noun clause जो है वो है क्या चीज, और उसके बारे में हम आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। पहली बात तो ये है कि इसकी डेफिनेशन आप लिखें, a clause that acts as a noun in a sentence. ये इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है कि नाउन क्लॉज इज अ क्लॉज दैट एक्ट्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। अब प्रॉब्लम ये है कि एक नाउन जो है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, और नाउन है क्या चीज। वैसे तो आप लोगों से पूछा जाए नाउन क्या है, तो अक्सरियत का जवाब ये होता है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, और नाउन इज अ वर्ड दैट इज द नेम ऑफ एनी थिंग, पर्सन, प्लेस। ये कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो बच्चों के पास होती है, लेकिन यहां पर हम क्योंकि स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हाउ विल यू फाइंड आउट व्हेन यू आर नॉट अ नेटिव स्पीकर, हाउ वुड यू नो दैट दिस इज अ नाउन। ये एक प्रॉब्लम होगी। अगर कहीं लिखा हुआ है आपके पास किसी कैपिटल लेटर में, तो वो तो आप बता देंगे कि जी ये जो हमने यूज किया है ये क्योंकि एक प्रॉपर नाउन यूज किया गया है, तब आपको पता लग जाएगा। लेकिन एक सेंटेंस में फाइंड आउट कैसे करेंगे कि ये हिस्सा जो है वो नाउन है, एंड स्पेशली व्हेन यू यूज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फॉर एग्जांपल अ फ्रेज और अ क्लॉज, देन हाउ वुड यू नो दैट दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड नाउन। तो इसके लिए आप लोग इंफॉर्मेशन जो है वो लिखेंगे, अ नाउन answers to the questions what, who and whom। इन 3 वर्ड्स के आंसर जो है वो आपके पास हमेशा नाउन होंगे। बस इस चीज को आपने याद रखना है
कि a noun answers to the question what, who and whom। अब इसको कैसे पता लगेगा आपको कि ये वाकई काम करता है या नहीं करता, तो मैं यहां पर एक दो सेंटेंस लिख के पहले आपको नाउन का आंसर बता देता हूं, फिर उसके बाद कैसे क्लॉज यूज होगी वो हम आपको बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सेंटेंस है, मिस्टर इमरान teaches English। Mr. Imran teaches English। Now the question is, ये जो आपके पास वर्ब यूज किया गया है इससे आपने क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन क्या करेंगे, Who does teach English और Who teaches English। Who के आंसर में आप क्या नाम देते हैं, Mr. Imran। Now Mr. Imran will be a noun। उसके बाद What does he teach, you say English, English is a noun। ये आ गया आपके पास what के आंसर में और ये आ गया आपके पास who के आंसर में। ठीक हो गया। अब एक सेंटेंस में और लिखता हूं कि he played football with Ali। He played football with Ali। अब इस सेंटेंस में अगर गौर करें तो हम बनाते हैं जी he played football with Ali। Now who played football with Ali, तो आप कहते हैं he। अब यहां पर एक प्रॉब्लम आएगी, आप कहेंगे he जो है वो नाउन तो होता नहीं है, वो तो प्रोनाउन होता है। Then what is a pronoun? A pronoun is a word that is used instead of a noun। इसका मतलब ये है कि यहां पर प्लेस किसकी थी, नाउन की, उसकी जगह पर ये वर्ड आया है तभी प्रोनाउन बना है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर ये हु के आंसर में आएगा तो इस जगह पर क्या होना चाहिए था, नाउन होना चाहिए था। ठीक हो गया। और नाउन नहीं है, नाउन की जगह पर आया, इस तरह से हम इसको क्या बोल देते हैं कि ये प्रोनाउन है। असल में प्लेस किसकी थी, नाउन की। दूसरे नंबर पे नाउ व्हाट डिड ही प्ले, व्हाट के आंसर में आप क्या नाम देते हैं, फुटबॉल, दैट इज अ नाउन। फिर कहते हैं विद whom did he play football, you say Ali, with Ali। whom के आंसर में आपके पास नाम आया अली, दैट इज ऑल्सो अ नाउन। तो ये तरीकाकार है आपका कि आप किस तरीके से कोई भी नाउन जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में, व्हाट, हु और whom। ठीक हो गया। उसके बाद जो मैंने आगे कहा विद whom, टू whom, by whom, for whom, इस तरह की वर्डिंग यूज होती है, लेकिन मेन आपके पास ये तीन ही होंगे, what, who and whom। ठीक हो गया। what, who और whom, इन तीनों के आंसर में आपके पास हमेशा क्या आएगा, नाउन ही आएगा। अब हम एक और तरीके से इसको पढ़ते हैं कि वो क्या होगा, और वो ये है कि a noun comes as subject, object and complement। इन तीन जगहों पर जो है वो आपके पास क्या आएगा, नाउन आया करेगा। अब इस चीज को समझना आपने, पहले तो था वो व्हाट, हु और whom का आंसर मैं आप लोगों से सिखा रहा था कि किस तरीके से, अगर वो तरीकाकार है तो वो बेस्ट है, अगर ये तरीकाकार है तो ये बेस्ट है कि आप किस तरीके से इसको करते हैं। जिस चीज की आपको समझ में होगी वही चीज जो है वो जाहिर है कि आपके लिए वो बेस्ट होगी। तो अब हम इसमें कंसिडर करते हैं, एक तो इन तीनों के हिसाब से मैं बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल अहमद reads books। अहमद रीड्स बुक्स। दूसरे नंबर पे हैं अहमद इज गुड रीडर। अहमद इज अ गुड रीडर। अब ये सेंटेंस आपने लिखा है,
अब इस सेंटेंस में देख लें कि हम इसका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट जो है वो हम किस तरीके से बनाएंगे, वो ये है कि अहमद रीड्स बुक्स, यहाँ पे हु रीड्स बुक्स। दूसरा तरीकाकार है कि एक्शन परफॉर्म कौन कर रहा है, ठीक हो गया। अब एक्शन का परफॉर्म करना जो है वो क्या होगा कि अहमद ने यहाँ पर एक्शन परफॉर्म किया, इस वजह से हम इसको कहते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद जो आपके पास क्या चीज़ पढ़ी गई, किस चीज़ पर एक्शन परफॉर्म किया गया, उसको बुक्स को हम कह देंगे यहाँ पर कि ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस में अगर आप गौर से देखें तो अहमद जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर आया, बुक्स जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर। ये दोनों नाउन है। अहमद क्या है, नाउन है, बुक्स क्या है, नाउन है। दोबारा जो पहली वाली बात की थी उसको भी देख लें अगर, कि हु रीड्स बुक्स, अहमद। व्हाट डज ही रीड, बुक्स। दोनों के आंसर में नाउन आता है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर भी हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा। ये बात भी क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद अहमद तो आपके पास सब्जेक्ट था ही, ठीक हो गया। अब इस सेंटेंस में जो वर्ड अहमद है, इसने कोई एक्शन परफॉर्म ही नहीं किया, तो किस चीज पर एक्शन होगा, ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं। तो हुआ क्या कि इज अ गुड रीडर, दैट इज द इंफॉर्मेशन। इफ दिस इज द इंफॉर्मेशन, तो हम कहते हैं कि इफ वी यूज, इन द फर्स्ट वीडियो आई टोल्ड यू दैट इफ a subject does not perform any action, the information about the subject will become complement, ठीक हो गया। अब यहां पर आप देखें इस जो है वो यूज हो गया लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब इसलिए है क्योंकि अहमद ने कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया, इसके मतलब एक इंफॉर्मेशन है। यहां पर लिखा हुआ है अ गुड रीडर, ये हिस्सा कहलाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट है और कॉम्प्लीमेंट के अंदर अगर देखा जाए तो रीडर, गुड जो है वो इसको क्वालिफाई करता है, आ जो है वो इसको क्वालिफाई करता है। रीडर जो है वो यहां पर आपके पास क्या बन जाता है, नाउन। तो आज के लिए बच्चों आपका ये इतना ही लेसन था, और इस लेसन में हमने टाइप्स ऑफ क्लॉजेस पढ़ी और उसके अंदर मैंने उसको सारा डिटेल दे दिया आपको। और टाइप्स ऑफ क्लॉजेस में हम सबऑर्डिनेट क्लॉजेस की जो फर्दर कैटेगरीज हैं उनको पढ़ रहे हैं। उसमें आपके पास आ जाएगा नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अब इसमें जो नाउन क्लॉज है उसके मुतालिक हम इंफॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में जो नाउन क्लॉज है उसके बारे में बताऊंगा। पहली चीज ये थी कि हाउ टू फाइंड आउट अ नाउन इन अ सेंटेंस, ठीक हो गया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। दोबारा अपलोड